नमस्कार। कल्याणी कार्यक्रम में मैं ऋचा आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, कल्याणी के अंतर्गत आज के हमारे फोन इन कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा रक्तदान, नेत्रदान और मलेरिया। और इन विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं 3 विशेषज्ञ। डॉक्टर रामजी पांडे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में राज्य रक्त कोष के सीनियर पैथोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर वीपी जायसवाल स्वास्थ्य भवन में आई सेल के सहायक निदेशक हैं। और डॉक्टर एमएल खतलोइया जो कि उत्तर प्रदेश मलेरिया अपर निदेशक हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो हम अपनी बातचीत शुरू करते हुए सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं डॉक्टर पांडे से। डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए कि ये रक्तदान क्या है? रक्तदान को और अच्छा शब्द देते हैं स्वैच्छिक रक्तदान। स्वैच्छिक रक्तदान कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसको कोई बीमारी न हो जी। और उसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में हो, उसका वजन 45 किलोग्राम या उससे अधिक हो, वो स्वस्थ व्यक्ति किसी दूसरे रोगी की या किसी दूसरे व्यक्ति की जीवन रक्षा करने के उद्देश्य से और उस रोगी के या उसके परिजनों से किसी प्रकार की अपेक्षा किए बगैर अपनी इच्छा से रक्तदान करता है, उसे हम कहते हैं स्वैच्छिक रक्तदान। तो डॉक्टर साहब, ये जो अलग अलग ब्लड ग्रुप्स होते हैं जी, इनके बारे में हमें कुछ बताइए। ब्लड ग्रुप देखिए 4 प्रकार के होते हैं। एक ए ग्रुप कहते हैं, दूसरा बी ग्रुप है, तीसरा ए बी ग्रुप है और चौथा ओ ग्रुप है। ये एक प्रकार की। डॉक्टर साहब, मैं एक बार फिर आपको जी। यहीं पे रोकना चाहूंगी। हमारे साथ एक कॉलर हैं। हेलो कल्याणी। हेलो जी हाँ, अपना नाम मैं बताइए। पंकज सिंह सैनी बोल रहा हूँ। जी पंकज जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं बाराबंकी से बोल रहा हूँ। हाँ पंकज जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं रक्तदान करना चाहता हूँ जी तो ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं रक्तदान करने योग्य हूँ या नहीं? डॉक्टर साहब बताएंगे। जी पंकज जी, ऐसा है कि अगर आप स्वैच्छिक रक्तदान करना चाहते हैं जी तो आप अपने बाराबंकी के जिला चिकित्सालय में जाकर के जी। वहाँ के रक्त कोष में जाएंगे। हम्म, वहाँ पर आप अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे कि आप स्वैच्छिक रक्तदान करना चाहते हैं। वहाँ के चिकित्सक आपकी जांच करेंगे, स्वास्थ्य की जांच करेंगे, और अगर आप स्वस्थ हैं और आप रक्तदान कर सकते हैं तो आपसे रक्तदान करवा लिया जाएगा। पंकज जी, जी पंकज जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। तो डॉक्टर साहब, हम बातचीत कर रहे थे जी। ब्लड ग्रुप्स के विषय तो में। ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। जी ये एक आरबीसी पर जो रेड ब्लड सेल होती हैं, इस पर एक प्रकार का स्पेशल एक प्रोटीन होती है जिसको हम सरफेस एंटीजन कहते हैं। वो किस तरह की है उसके हिसाब से ब्लड ग्रुप बनाए गए हैं। अगर ए तरह की एक सरफेस एंटीजन है तो उसको हमने ए ग्रुप का नाम दे दिया, बी तरह की है तो उसको बी ग्रुप का नाम दे दिया, ए और बी दोनों तरह की सरफेस एंटीजन मौजूद है तो उसको ए बी ग्रुप में कर दिया, और कोई भी सरफेस एंटीजन नहीं है तो उसको 0 ग्रुप या ओ ग्रुप कह दिया। ये क्लासीफाई किया है। और फिर होता है एक RH फैक्टर। वो अगर प्रेजेंट है तो RH पॉजिटिव कह दिया, और अगर वो एब्सेंट है तो वो RH नेगेटिव हो गया। तो इस प्रकार से 8 ग्रुप हो गए। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव। तो ये रोगी को रक्त देने से पहले इसीलिए उसकी रोगी के जिसको रक्त चढ़ना होता है उसका रक्त का नमूना मंगवाते हैं रक्त कोष में, और उसके रक्त की जांच करते हैं, और फिर जो रक्त उसको चढ़ाया जाएगा, ये दिया जाएगा, उसकी जांच करते हैं, और फिर क्रॉस मैचिंग कर लेते हैं दोनों की। उसके बाद फिर वो रोगी को रक्त चढ़ाया जाता है। तो ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए। जी, ब्लड सही ग्रुप होना मैच करना चाहिए। चाहिए और दोनों की क्रॉस मैचिंग भी होनी चाहिए। तभी रक्तदान जी, संभव है। तभी रक्त रोगी को दिया जा दिया सकता जा है। सकता है। रक्तदान तो कोई भी कर सकता है, कभी भी आके कर सकता है, क्योंकि जो रक्तदान होता है, जो व्यक्ति रक्त करता है उसके फिर उसकी जांच होती है HIV के लिए, एड्स जिसकी, और हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस C, मलेरिया और सिफिलिस। इनकी जांच करने के बाद ही रक्त किसी रोगी को चढ़ाया जा सकता है, उसके पहले नहीं चढ़ाया जा सकता। तो ये तो रक्तदान स्वैच्छिक रक्तदाता आते हैं, रक्तदान करते हैं, फिर उस रक्त की जांच होती है। तो जांच किया हुआ रक्त कोष के स्टॉक में उपलब्ध रहता है। किसी रोगी की आवश्यकता है तो उससे फिर जो हमारे पास जांच किया हुआ रक्त है उससे क्रॉस मैचिंग करवा के। मुझे आपको यहीं पे रोकना पड़ेगा क्योंकि हमारे साथ एक कॉलर हैं। हेलो कल्याणी। हाँ जी हम उत्तरांचल
उत्तरांचल से बात कर रहा है। जी, अपना नाम बताइए। हमारा डॉक्टर स्वामी अमृतानंद गिरी। हमारा प्रश्न ये है जी नेत्रदान के विषय में प्रश्न है। जी हाँ, बताइए, पूछिए डॉक्टर साहब। अब इससे हमने नेत्रदान करने चाह रहा है, जी तो कैसे किस तरीके से किया जा सकता है? जी डॉक्टर हाँ, साहब। देखिए, नेत्रदान करने के लिए हाँ, दो तरीके हैं। हाँ, एक तो आप एक फॉर्म आता है, उसको भरकर आप नेत्र बैंक में जमा कर दें। अच्छा, अगर ये ऐसा नहीं करते हैं, हाँ, उसके बाद भी आप अपने परिचितों हाँ, या जो आपके आश्रित हैं, जो आपके साथ रहते हैं, हाँ, उनको ये सूचना दे दें कि मेरे मरणोपरांत मेरे नेत्रों का दान कर दिया जाए। अच्छा, और वो जो आपके आश्रित हैं, हाँ, वो आपके मरणोपरांत फौरन इस नेत्र बैंक को सूचना दे देंगे। अच्छा, वहाँ से टीम आ जाएगी और आपका नेत्र ले लेगी। अच्छा, ये कहाँ पर जाके कर सकता है? ये पूरे उत्तर प्रदेश में जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, अच्छा, आप 7 मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार के हैं, 2 हाँ। भारतीय केंद्रीय सरकार के हैं, वहाँ कहीं भी सूचना दे सकते हैं। वहाँ से टीम आएगी और आपका नेत्र ले लेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जायसवाल, आपसे मैं ये प्रश्न करना चाहूंगी कि नेत्रदान क्या है और इसकी क्या विधि है, क्या प्रक्रिया है जिससे हम नेत्रदान कर सकते हैं? नेत्रदान शाब्दिक अर्थ ये है कि नेत्र का दान किया जाना। इसके बारे में संबंध में भ्रांतियाँ काफ़ी हैं कि नेत्रदान में हम पूरी आँख निकाल लेते हैं या पूरी आँख का नेत्रदान होता है। ये गलत है। नेत्रदान में आँख के जो सामने वाली काली वाली पुतली होती है, एक शीशे के रूप में होती है, उसको ही केवल निकालते हैं। ये बहुत छोटा सा हिस्सा है आँख का, इसकी लंबाई केवल 12 मिलीमीटर होती है। केवल इसी काली वाली पुतली को हम निकालते हैं और एक स्वस्थ मरीज जिसकी आँख की रोशनी कॉर्निया, जो काली वाली पुतली खराब होने से चली गई है, वहाँ पर प्रत्यारोपण करते हैं। इसी को हम नेत्रदान कहलाते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या नेत्रदान करने से चेहरे पे कोई विकृति आ जाती है? नहीं, बिल्कुल मरणोपरांत ही लिया जाता है। और जो काली वाली पुतली आप सामने देख रहे हैं, सफ़ेद, चारों तरफ उसकी सफ़ेदी है, बीच में काला रंग है, इसी को केवल हम निकालते हैं। और निकालने के बाद इसको अच्छी तरह बंद कर दिया जाता है, आंखें बंद कर दी जाती हैं, तो इससे मालूम नहीं चलता है और न कोई विकृति आती है। इसको हम अपने पास अपने बैंक में जमा कर लेते हैं। जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो डॉक्टर साहब, यदि कोई नेत्र विशेषज्ञ अपना कोई आई बैंक खोलना चाहे तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? नेत्रदान के संबंध में जो कार्निया ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं हम लोग, वो 2002 में इसका एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ। उसके तहत हर एक आई बैंक को उत्तर प्रदेश सरकार से एक लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है। लाइसेंस लेने के बाद ही वो नेत्र बैंक खोल सकता है। उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने महानिदेशक चिकित्सा उपचार या डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को ऑथराइज कर रखा है। डॉक्टर, उनके द्वारा आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक कॉलर है। हेलो कल्याणी। जी हाँ। मैं निमिषा बोल रही हूँ सीतापुर से। सीतापुर से बोल रही हूँ। जी हाँ, अपना प्रश्न पूछिए निमिषा जी। हमारा प्रश्न ये है कि हमारे घर में मेरी दादी है, वो अपनी आंखें दान करना चाहती है, तो क्या मतलब उम्र के साथ साथ अगर हम मतलब जैसे आंखें खराब हो जाती हैं तो क्या तब भी वो नेत्र दान करने के योग्य हैं? वो उनकी बड़ी मंशा है नेत्र दान करने की। जी डॉक्टर। ऐसा है निमिषा जी, नेत्र दान करने के लिए कोई भी उम्र बार नहीं है। 5 साल छोटा से छोटा बच्चा या 100 साल से अधिक का बूढ़ा भी नेत्रदान कर सकता है। बस इसके लिए एक ही कंडीशन है कि जो नेत्र के सामने कॉर्निया है उसका स्वस्थ होना जरूरी है, उसमें कोई खराबी ना हो, उसमें जैसे सफ़ेदी पड़ जाती है या फूली पड़ जाती है, अगर वो है तब तो नेत्रदान करना या नेत्र को लेना संभव नहीं है। अन्यथा उम्र की इस पर कोई भी पाबंदी नहीं है, कोई भी दे सकता है, कोई भी ले सकता है। निमिषा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था जी कि क्या उनकी दादी आंखें खराब होने के बावजूद नेत्रदान करने के योग्य हैं। तो डॉक्टर साहब मैं चाहूंगी कि आप इस पे कुछ और प्रकाश डालें। देखिए, आंखें, अगर किसी की आंखें रोशनी कम है, चश्मा लगाता हो या अंदर के भाग में किसी कोई भी खराबी हो, वो भी नेत्रदान कर सकता है। नेत्र, मैंने पहले बताया आपको कि जो सामने वाला काला वाला हिस्सा है, अगर वो ठीक है, आंख के अंदर अंदर कोई भी गड़बड़ी हो, कोई भी खराबी हो, उसके बाद भी अब वो आदमी नेत्रदान कर सकता है और हम ले सकते हैं। यदि कोई नेत्र विशेषज्ञ अपना खुद का आई बैंक खोलना चाहे तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? हाँ, मैंने बताया था कि सन 2002 में जी। कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन एक्ट पार्लियामेंट द्वारा पास हुआ। उसके बाद एक लाइसेंस उत्तर प्रदेश सरकार से लेना जरूरी है कि मैं ये आई बैंक खोलना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब यहाँ पर एक बार फिर मुझे आपको रोकना पड़ेगा। हमारे साथ एक कॉलर हैं। हेलो कल्याणी जी। हाँ जी, अजय जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं यहाँ बाराबंकी से बोल रहा हूँ। प्रश्न पूछिए अपना। जी मुझे ये पूछना था कि हमें ये मतलब कि हम किस तरह की सावधानियां बरतें हैं कि जिससे कि ये जो बीमारियां हैं, मलेरिया, फाइलेरिया और डेंगू वगैरह जो हैं जी ये ना फैलें, मतलब कि इनसे हम कैसे बच सकते हैं? जी डॉक्टर साहब। हेलो कश्यप जी। हाँ जी। मलेरिया से बचाव करने के लिए दो वो हैं। एक तो यह है कि आपके घर के बाहर जो भी गड्ढे या टूटे फूटे बर्तन हैं या आपका जो कूलर है वो उसमें साफ पानी, वो जो है कि उसके पानी को वो कर दें। जो मान लो जो बर्तन वगैरह हैं उनको आप फेंक दें और जो गड्ढे हैं छोटे उनको भर दें और जो रुका हुआ पानी है उसमें मिट्टी का तेल या जला हुआ मोबियल डाल दें। दूसरा जो है मच्छर से काटने, जो मच्छर आदमियों को ना काटने पाए उसके लिए मशहरी का प्रयोग करें। दूसरा यह है कि कॉयल हैं उनका प्रयोग करें। सबसे ज़्यादा मच्छर शाम के वक्त 5 बजे 6 बजे जब अंधेरा होने लगता है तो वो घर के अंदर जाना शुरू कर देता है। तो उस समय आप खिड़की दरवाजे बंद कर दें जिससे कि मच्छर अंदर प्रवेश न कर सकें। और रात में मशहरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और यही। हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम जीतन अग्रवाल है। मैं कुछ समय से हाथी पांव बीमारी से पीड़ित हूँ। इसके कारण मुझे बीच बीच में पैर में तकलीफ और दर्द होता रहता था, जिसके कारण मुझे बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। लेकिन जब से मुझे डॉक्टर साहब ने पाँव की देखभाल और साफ सफाई का तरीका बताया है, तब से मुझे बहुत आराम है। आजकल मैं रोजाना अपने पाँव को साबुन और साफ पानी से इस प्रकार धोता हूँ। धोने के बाद अपने पैर को साफ कपड़े से इस प्रकार पोंछता हूँ। मैं जहाँ भी बैठता हूँ वहाँ पर अपने पैर को स्टूल या कुर्सी पर इस प्रकार रखता हूँ। ऐसा रोज करने से मुझे अब बहुत आराम है और मुझे बार बार डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ता है। आप भी अगर हाथी पांव से पीड़ित हैं तो अपने पैर की रोजाना साफ सफाई और देखभाल करें। और हाँ, हाथी पांव वाले मरीजों को कभी भी नंगे पैर नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर साहब हम अपनी बातचीत आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि महानिदेशक मेडिकल एजुकेशन, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन, इसके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं जो लाइसेंस जारी करते हैं। उनसे लाइसेंस प्राप्त करने के बाद आप नेट बैंक खोल सकते हैं। अब मैं बातचीत डॉक्टर साहब से करना चाहूँगी। मैं पूछना चाहूँगी कि मलेरिया रोग क्या है और इसके क्या लक्षण हैं? मलेरिया रोग जो है मच्छर के काटने से फैलता है। दूसरा, ऐसे मलेरिया के लक्षण जो हैं कि एक तो तेज बुखार होता है, शरीर में दर्द होता है, पूरे शरीर में दर्द होता है, कभी जी मिचलाता है, उल्टी भी। आपने कश्यप जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए हमें बचाव के कई तरीके बताए। इसके अलावा भी क्या हम कोई उपाय कर सकते हैं मलेरिया से बचने के लिए? मलेरिया से बचने के लिए यह है कि जो भी मलेरिया से पीड़ित मरीज हो उसका जल्दी से जल्दी इलाज कराना चाहिए, जिससे कि उसके मरीज के अंदर जो पैरासाइट हैं वो उनको उसको काटने से वो मच्छर दूसरी जगह दूसरे लोगों को न फैला सके। और उसका अगर वो केस खून की जांच करने पर पॉजिटिव निकलता है तो उसकी तुरंत आरटी रेडिकल ट्रीटमेंट कराना चाहिए,
जिससे कि पैरासाइट डिस्ट्रॉय हो सके। डॉक्टर पांडे से मैं बातचीत करना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब, हम बातचीत कर रहे थे रक्तदान के विषय में। क्या कोई विशेष आयु वर्ग है रक्तदान के लिए? कम से कम 18 वर्ष से कम न हो और 60 वर्ष से अधिक न हो, क्योंकि अधिक आयु के बाद 60 वर्ष के बाद फिर बोन मैरो जो है उसकी फंक्शनिंग, उसका काम थोड़ा सा कम होने लगता है, क्योंकि आदमी, कोई भी व्यक्ति जो रक्तदान करता है वो अपनी सेल्स देता है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स देता है और प्लाज्मा देता है। ये सेल्स जो हैं वो बोन मैरो में बनती हैं। तो बोन मैरो फंक्शनिंग 60 साल के बाद थोड़ा कम, इसलिए हम 60 साल से अधिक आयु के लोगों का रक्त उनको नहीं लेते हैं। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आयु इस बीच में हो, 18-60 के बीच में हो। डॉक्टर साहब, आपको यहाँ रुकना चाहूंगी, हमारे साथ एक कॉलर है। हेलो कल्याणी। हेलो कल्याणी। हाँ कल्याणी जी। ऐसा है कि मैं बेटे को, हम गोंडे से राजकुमार बोल रहे हैं। जी राजकुमार जी बताइए। राजकुमार जी बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? गोंडे से बोल रहे हैं। तो वो मेरे बेटे को बुखार आ रहा 2-3 दिन से जी। तो डॉक्टर को दिखाया था तो उल्टियाँ भी हो रही थी, तो उसने मलेरिया टाइप का कुछ बताया है जी। तो आप इसमें जरा सावधानी के लिए बताइए कोई। जी डॉक्टर साहब। एक तो यह है कि आपको जैसे मलेरिया बताया, उसके आप खून की जांच करवाएं मलेरिया पैरासाइट की, और बचाव के लिए यह है कि उसका अगर जैसे पॉजिटिव है तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट कराएं, जिससे कि वो दूसरे लोगों को मच्छर न फैलने पाए। दूसरा, बचाव के लिए मशहरी का प्रयोग करें। शाम के 5 से 6 बजे के समय सायंकाल जो है कि दरवाजे खिड़की बंद कर दें, क्योंकि उस समय मच्छर जो है वो घर के अंदर प्रवेश करता है। वो लोग कॉइल का प्रयोग करें। दूसरा, अगर आपके घर के बाहर कोई पानी रुकने के कोई बर्तन, टूटे फूटे बर्तन रखो। हेलो जी, हम बताएं डॉक्टर साहब। पानी रुकने के टूटे फूटे बर्तन पड़े हुए हों तो उसमें मान लो उनको फेंक दें, और अगर मान लो कोई गड्ढा, छोटा मोटा गड्ढा हो तो उसको भी आप ढकवा दें, जिससे कि मलेरिया मच्छर पैदा ना हो सके। राजकुमार जी, आशा करती हूँ आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जी, तो ये तो आयु की बात हो गई। जी, रक्तदान करने से क्या लाभ होते हैं? उसको लाभ ये होते हैं कि वो अपना रक्त जो दान करता है उसमें अपनी आरबीसी दान करता है, रेड ब्लड सेल दान करता है। आरबीसी की एक लाइफ जो है वो तय है 120 दिन। 120 दिन पहले, जो आज के दिन जैसे 120 दिन पहले जो आरबीसी हमारे शरीर में बनी होंगी वो आज नष्ट हो रही होंगी, नई आरबीसी बन रही होंगी। ये प्रक्रिया जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है। तो आरबीसी जिसका समय निश्चित है कि 120 दिन के बाद आपको दोबारा वो सब नष्ट होनी है, वो आरबीसी हम दान कर देते हैं। उससे किसी दूसरे व्यक्ति की जीवन रक्षा हो जाती है और हमारे शरीर में नई आरबीसी बनने लगती हैं। तो नई सेल्स जब बनती हैं तो नेचुरल की नई स्फूर्ति का अनुभव होता है। कोई यंग लड़का है तो उसकी वाइटलिटी ज़्यादा होती है किसी पुराने आदमी, किसी ओल्ड आदमी के कंपैरिजन में। तो फिर ये प्रक्रिया वैसे भी लगती है कि हम रक्तदान करने के बाद हमें नई स्फूर्ति का अनुभव होता है। रक्तदान करने के बाद फिर रक्त कोष में हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, मलेरिया, सिफिलिस आदि की जांच तो होती है। वो स्वयं में उसकी जांच हो जाती है, उसके एक स्वास्थ्य का स्टेटस पता लग जाता है। तीसरी चीज़, जैसे प्लाज्मा में, ब्लड में सेल्स होती है, प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन होता है और सीरम होता है। सीरम में जो है बहुत सारे प्लाज्मा ग्लूकोज होता है, जिससे डायबिटीज़, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है, शक्कर की मात्रा, तो डायबिटीज़ होती है। लिपिड, फैट, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है तो फिर दिल की बीमारियां और होने लगती हैं, वो भी तो साथ में दान करते हैं, तो उसका भी स्तर जो है वो रक्त में कम हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा, इनका अगर स्तर ज़्यादा होता है तो नुकसानदेह होता है। तो इसलिए ये देखा गया है कि जो लोग रक्तदान हर 3 महीने पे या हर 6 महीने पे करते रहते हैं, उनको हृदय संबंधी बीमारियां कम होती हैं। समाज में हर व्यक्ति को रक्तदान एक आदत बना लेनी चाहिए। हम तो अपील करते हैं, क्योंकि 1 अक्टूबर को स्वच्छ रक्तदान दिवस आने वाला है, तो अपील करते हैं कि जैसे अपना जन्म दिवस है, व्यक्ति रक्तदान करके मनाए। माता पिता की पुण्यतिथि है, उस दिन रक्तदान करें, हम अपनी आदत बना लें। एक प्रश्न मैं आपसे यहीं से पूछना चाहती हूँ कि रक्तदान करने के पश्चात दान किए गए रक्त की पूर्ति कितने समय में होती है? देखिए, अभी जैसे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि रक्त में सेल्स दी और प्लाज्मा दिया, ठीक है, तो सेल्स बनती हैं सब बोन मैरो में, उनकी एक लाइफ तय है।
प्लेटलेट की लाइफ 3 से 5 दिन है। इसके पहले जो बनी होंगी वो तो अपने आप नष्ट हो जाएंगी, फिर नहीं बनेंगी। जैसे वाइट ब्लड कार्पेट WBC जो हमारी प्रतिरक्षा के शरीर की, उनकी लाइफ जो है 1 हफ्ते 10 दिन है, वो भी अपने आप नष्ट हो जाएंगी, पुनः बनेंगी। और RBC रेड ब्लड की आयु 120 दिन तक है, उसके बाद वो नष्ट होंगी, पुनः बनेंगी। और शरीर में जितना भी हमारा रक्त का वॉल्यूम होता है, टोटल ब्लड होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति में 5 से लेकर 7 लीटर के बीच में टोटल रक्त होता है। उसको एवरेज हम 6 लीटर मान लें, तो उसका 10% स्प्लीन में स्टोर रहता है। जैसे स्प्लीन जैसे तिल्ली एक आर्गन होता है, इसको हम ब्लड स्टोर हाउस कहते हैं। तो उसमें 10% स्टोर हुआ, मतलब 600 मिलीलीटर उसमें स्टोर है, और एक बार में हम देते हैं 350 मिलीलीटर। तो हमारे स्टोर हाउस से भी तो कम हम ब्लड दान में दे रहे हैं। तो जैसे ही हम दान करते हैं वैसे स्टोर हाउस से ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है। जो रक्त दान करते हैं उसकी आपूर्ति कितनी देर में होती है? वो आपूर्ति तुरंत होने लगती है, उसमें कभी भी कोई भी समय नहीं लगता है, क्योंकि जितना हमारा स्टोर है शरीर में उससे कम तो हम दान कर रहे हैं। तो स्प्लीन से तुरंत वो सर्कुलेशन में आ जाता है, हृदय में आ जाता है, और हृदय से पूरे शरीर में सर्कुलेट होने लगता है। इसीलिए रक्तदान, कोई भी व्यक्ति रक्तदान जब करता है तो उसको 10 मिनट रक्तदान करने के बाद 5 मिनट 10 मिनट उसको लेटने के लिए कहते हैं, उतना समय देते हैं। क्योंकि अगर वो तुरंत उठ के खड़ा हो जाएगा तो जो हार्ट है वो पंप करता है सारे शरीर को रक्त पहुंचाने के लिए, तो ब्रेन को करता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, बाकी सबको सारे शरीर को विद द ग्रेविटी करता है। और ब्रेन सबसे इम्पॉर्टेंट, मस्तिष्क जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, पूरा कंट्रोल हाउस है। अगर वहाँ 1 सेकंड की भी देर हो गई तो आदमी फेंट हो जाएगा। इसलिए हम उसको सलाह ये देते हैं सिर्फ 10 मिनट मैक्सिमम रक्तदान करने के बाद 5 मिनट 10 मिनट चुपचाप लेटा रहे, उसके बाद फिर काफी पिए और उसके बाद जो चाहे वो करे। कोई कहीं कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन किसी तरह का नहीं है। तो डॉक्टर साहब, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी तीनों विषयों के बारे में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। अब हम आपसे विदा लेंगे अगले हफ्ते तक के लिए। नमस्कार।